दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम आज बात करने वाले हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, इससे पहले इसका हम संक्षिप्त नाम जान लेते हैं। तो इसका संक्षिप्त नाम है कैग, है ना। कैग, इसका फुल नेम हम कहें तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये इसका फुल नेम है। तो दोस्तों, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि अपने यहाँ के भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि नियंत्रक का मतलब नियंत्रण करने वाला और महालेखा परीक्षक का मतलब है बड़ी से बड़ी राशि से संबंधित लेखाओं का परीक्षण करने वाला, है ना। महालेखा परीक्षक, इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो संपूर्ण भारत में, है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो संपूर्ण भारत में सार्वजनिक धन का आय एवं व्यय पर नियंत्रण करता है, आय और व्यय पर नियंत्रण करता है। नियंत्रक मिसयूज होने से बचाता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहलाता है। तो ऐसे ही भारत में भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद बनाया गया है, जिसमें संसद द्वारा भारत सरकार एवं राज्यों में राज्य विधानमंडल के द्वारा कार्य करने के लिए कहा जाता है। तो संसद भारत सरकार को कार्य देती है और राज्य विधानमंडल राज्य सरकार को कार्य देती है ना। तो ये कार्य करने के लिए कहा जाता है, जिससे धन का खर्च एवं प्राप्ति दोनों होती है। धन खर्च भी होता है एवं प्राप्ति भी होती है। तो धन के बारे में ऑडिट करने के लिए, लेखा जोखा करने के लिए एक पद बनाया गया है, जिसका नाम है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इनका कार्य हम सरल शब्दों में समझे तो दोस्तों, हमें सरल शब्दों में हम कहें कि जो खर्च सरकार करती है वह जनता का पैसा है, सार्वजनिक धन है, और जनता का पैसा सही जगह खर्च हो, इसलिए इस पद को बनाया गया है। तो दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं और हम इसकी पृष्ठभूमि को जानते हैं। पृष्ठभूमि क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में, तो यहाँ का प्रशासनिक नियंत्रण भी इसने अपने हाथों में ले लिया और यहाँ से भारत से इसे आय और व्यय दोनों होने लगा। इनकम भी होने लगी और खर्च भी होने लगा, आय व्यय दोनों होने लगा। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार भी बढ़ता चला गया। इस कंपनी में भ्रष्टाचार भी होने लगा। तो इस कंपनी ने सोचा कि एक महालेखाकार कार्यालय बनाया जाए। तो महालेखाकार कार्यालय बनाया गया 1858 में। तो इस कंपनी ने 1858 में महालेखाकार कार्यालय की स्थापना की। तो महालेखाकार कार्यालय की स्थापना कब हुई, 1858 में। ये आपका एक फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। इसके बाद दोस्तों 1860 में भारत में एडवर्ड ड्रमंड जो थे, भारत में प्रथम ऑडिटर जनरल बनाए गए। भारत में प्रथम ऑडिटर जनरल कौन बनाए गए, एडवर्ड ड्रमंड बनाए गए। इसके पश्चात इन्हें भारत सरकार का लेखा परीक्षक और महालेखाकार कहा जाने लगा। नाम परिवर्तन कर दिया गया, लेखा परीक्षक और महालेखाकार कहा जाने लगा। फिर 1866 में यह नाम बदल दिया गया और इसका नाम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कर दिया गया। तो नाम कब परिवर्तन किया गया दोस्तों, 1866 में इसका नाम बदलकर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नाम कर दिया गया। इसके बाद एक अधिनियम आया, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 आया। इसके तहत महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया।
सरकारी नियंत्रण में इसे नहीं रखा गया, मुक्त कर दिया गया सरकारी नियंत्रण से और इसे एक वैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। वैधानिक दर्जा प्रदान करने के बाद 1935 में प्रांतों में भी लेखा परीक्षकों के लिए प्रावधान किया गया। प्रांतों में भी लेखा परीक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। तो प्रांतों में भी लेखा परीक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करके और इनकी शक्तियों को और बढ़ा दिया गया, शक्ति और बढ़ा दी गई। फिर 1936 में महालेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व और कार्यों का प्रावधान किया गया। इन्हें उत्तरदायित्व दिए गए और कार्यों को भी सिलेक्ट किया गया कि यह कौन कौन से कार्य करेंगे। तो 1936 में उत्तरदायित्वों और कार्यों का प्रावधान किया गया। 1947 तक यही चलता रहा। 1947 के बाद जब स्वतंत्रता मिली हमारे भारत को, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, तो उसके पश्चात भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद 148 जोड़ा गया। 148 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 148 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। तो इनकी नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 148 में किसके द्वारा किया गया, तो राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। इसके पश्चात 1958 में कैग के क्षेत्राधिकार में, जो कैग था इसके क्षेत्राधिकार में जम्मू और कश्मीर को भी जोड़ दिया गया। तो क्षेत्राधिकार में क्या जोड़ा गया, जम्मू कश्मीर को भी जोड़ दिया गया। इसके पश्चात 1971 में केंद्र सरकार ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्त अधिनियम पारित किया। कब किया, 1971 में। इस अधिनियम के माध्यम से, जो ये अधिनियम था, इसके माध्यम से कैग को 2 जिम्मेदारियां प्रदान की गई, 2 जिम्मेदारियां दी गई, जिसमें यह 2 कार्य करेगा। वह कार्य थे लेखांकन का और एक कार्य था लेखा परीक्षण का। 2 कार्य इसे दिए गए कि यह लेखांकन भी करेगा और लेखा परीक्षण भी करेगा। अब दोस्तों, मैं आपको लेखांकन और लेखा परीक्षण के बारे में भी बता देती हूँ कि लेखांकन और लेखा परीक्षण क्या है। तो सबसे पहले देखिए, लेखांकन को हम देखते हैं। तो लेखांकन में मान लीजिए दोस्तों कि एक कंपनी है, मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी ही एक कंपनी है। अब ये कंपनी में कितना खर्चा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ महीने में, है ना, महीने में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो यह एक बैलेंस शीट में लिखा जाता है। एक बैलेंस शीट बनाई जाती है, बैलेंस शीट में इसे लिखा जाता है, जो कि लेखांकन कहलाता है। अब परीक्षण की बात करें तो परीक्षण को ऐसे समझें कि जो बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है जो बनाई गई है, इसे चेक किया जाता है और जो ब्यौरा बैलेंस शीट में लिखा गया है वह सही है या नहीं, इसका परीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों, यह दोनों कार्य की जिम्मेदारी कैग को दी गई थी, परंतु अब 1976 से कैग को लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया गया। लेखांकन के कार्य से कैग को मुक्त कर दिया गया। अब कैग जो है लेखांकन का कार्य नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ यह परीक्षण का कार्य करेगा, यह कहा गया। 1976 से लेखांकन का कार्य से इसे मुक्त कर दिया गया। अब जो लेखांकन का कार्य है, इसे वही विभाग करेगा जिसे कार्य दिया गया है, और परीक्षण का कार्य बस कैग करेगा, चाहे राज्य का हो या केंद्र का हो। अब दोस्तों, हम इसका परिचय है, इसके बारे में जान लेते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि एक बार नोट्स में दिखा देती हूँ। तो ये है पृष्ठभूमि
1753 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग की स्थापना हुई। महालेखाकार कार्यालय स्थापना वर्ष 1858। पहले ऑडिटर जनरल हमारे भारत के बने थे सर एडवर्ड ड्रमंड। नाम परिवर्तन इसका किया गया 1866 में, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया गया। फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 आया, सरकारी नियंत्रण से इसे मुक्त कर दिया गया। इसके और वैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। इसके पश्चात 1935 अधिनियम आया। 1935 अधिनियम में प्रांतीय लेखा परीक्षकों के लिए प्रावधान किया गया। महालेखा परीक्षकों को और शक्तियां दी गई। इसके पश्चात लेखा बोर्ड की स्थापना हुई। 1968 में लेखा बोर्ड की स्थापना हुई, जिसमें 4 सदस्य रहेंगे। यह कहा गया लेखांकन के कार्यों से मुक्त इसे किया गया 1976 में। तो दोस्तों अभी मैंने जैसा बताया ये मुक्त किया गया केग अधिनियम 1971 के संशोधन द्वारा। तो ये थी इसकी पृष्ठभूमि। अब हम इसके परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इसके परिचय के बारे में हम जान लेते हैं। इसका संक्षिप्त नाम है केग, फुल नेम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक इसका वर्णन किया गया है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का भाग 5 में। इसके बाद इसकी जो प्रकृति है वह है संवैधानिक। स्थापना हुई थी 1958 में। वर्तमान स्वरूप इसे दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। कार्य जो है संघ व राज्यों के लोक वित्त का लेखा जोखा करना इसका कार्य है। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। प्रथम प्रमुख जो थे एडवर्ड ड्रमंड थे। प्रथम भारतीय प्रमुख जो थे वी नरहरि राव। ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, प्रथम प्रमुख और प्रथम भारतीय प्रमुख। तो वी नरहरि राव प्रथम भारतीय प्रमुख थे 1948 से 1954 तक। वर्तमान प्रमुख जो अभी हैं वे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं इस एग्ज़ाम के लिए, और इनके बारे में डिटेल्स मैं बाद में आपको बताऊंगी। तो ये 8 अगस्त 2020 से अब तक हैं, और ये 14वें वर्तमान प्रमुख जो हैं ये 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने हैं। दोस्तों ये याद रखिएगा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अब तक कोई महिला नहीं बनी है। तो ये था सामान्य परिचय। दोस्तों मैं नोट्स आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल समीक्षा आर में प्रोवाइड करा दूंगी, आप मेरे चैनल को फॉलो करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए महत्वपूर्ण आर्टिकल्स जो हैं वह लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।